contracts near to completion. Contracts near to completion. लिखेंगे whenever contracts are near to completion. Whenever contracts are near to completion, then estimated profit should be calculated on whole contract. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नियरर टू कंप्लीशन होते हैं तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का. आफ्टर कैलकुलेटिंग estimated profit, guideline of estimated profit should be followed. ठीक है. अगर आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नियरर टू कंप्लीशन है तो अब हमें एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा. तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो नियरर टू कंप्लीशन का है या वो क्वेश्चन नोशनल प्रॉफिट पर बेस्ड है. तो देखिएगा कैसे पता लगेगा. लिखे इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस. In the following two situations, we assume that contracts are near to completion. दो सिचुएशंस पर हम बात करेंगे जिन दो सिचुएशन की वजह से हम ये मानते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नियर टू कंप्लीशन है. ए, when percentage of
work certified is 90% or more when percentage of work certified is 90% or more of contract price. B, if in the question estimated estimated cost to complete the contract is given लीजिए आपके पास दो बातें आ गई। इन दो सिचुएशन में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम ये मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन है तो अब हमें उस क्वेश्चन को एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन है तो हमारे पास स्टेप्स क्या फॉलो होंगी, तो लिखें steps to be followed. Step 1, prepare contract account prepare contract account for current period and calculate notional profit. इन यूजुअल मैनर। लीजिएगा, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हमारा जो करंट पीरियड है यानी जो करंट ईयर है, हम उस करंट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर जिस तरीके से आप नोशनल प्रॉफिट इन यूजुअल मैनर में निकालते हो उसी तरह से आप क्या कर लोगे, नोशनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लोगे। स्टेप 2, prepare estimated contract account to calculate prepare estimated contract account to calculate estimated profit on whole contract, on whole contract।
बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट, जो कि एस्टिमेटेड होगा। रीजन, क्योंकि इसमें कुछ कॉस्ट तो वो होंगी जो ऑलरेडी लग चुकी हैं, और कुछ कॉस्ट वो होंगी जो अब फ्यूचर में लगने वाली हैं। ध्यान से सुनना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का यहां जो मैं अकाउंट बनाऊंगा स्टेप 1 में, वो केवल और केवल करंट पीरियड का बनाऊंगा। तो इसलिए करंट पीरियड का वो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा वो नोशनल प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर मैं स्टेप 2 में एक बार वापस से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा, जो कि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से जाना जाएगा, और ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बनाया जाएगा। पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो सारी कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी हैं, प्लस वो सारी कॉस्ट जो अब फ्यूचर में इनकर्ड होंगी, उनको लेकर मैं क्या बनाऊंगा, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा। यानी कॉस्ट already incurred plus costs yet to be incurred। ये देखिएगा, मैं जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बनाऊंगा, जिसमें ऑलरेडी इनकर्ड और टू बी इनकर्ड दोनों आ जाएंगी। और इससे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट मेरा कहलाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। दैट इज अवर स्टेप नंबर 2। लिखें स्टेप नंबर 3। अप्लाई guideline of apply guideline of estimated profit to calculate apply guideline of estimated profit to calculate amount transferred। Apply guideline of estimated profit to calculate amount transferred to profit and loss account। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कुछ गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि उस गाइडलाइन को फॉलो करके हम ये निकाल सकें कि हमारा पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। तो अब देखिएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट की गाइडलाइन में 4 डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं। लिखें मेथड 1, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू
estimated profit into work certified डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आपके पास ये पहला मेथड है जिससे आप अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनडल निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का प्रपोर्शन निकाला जाएगा वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। मेथड 2, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनडल अकाउंट आप निकालोगे तो फॉर्मूला आपका लगेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मेथड नंबर 3, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एज पर मेथड 3, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क। तो अगर मैं मेथड 3 को फॉलो करूंगा तो जो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनडल अकाउंट है वो निकलेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क के हिसाब से। मेथड नंबर 4, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू
estimated profit into cost of work to date divided by estimated total cost of work into cash received divided by वर्क सर्टिफाइड। ये लीजिए, हमारे पास ये 4 डिफरेंट मेथड हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पी&एल निकालने का। तो बात ये आएगी कि हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। देखिए, या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि आपको चारों मेथड में से कौन सा मेथड फॉलो करना है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी ऑलवेज यूज मेथड नंबर 2 फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ट्रांसफर्ड। आपको हमेशा जो है वो कौन सा मेथड काम में लेना है, मेथड नंबर 2 को आपको काम में लेना है। बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? तो आप इसका एक नोट डाल लेंगे। नोट नोट if question is silent, then always use मेथड 2। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट निकालेंगे उसके लिए जो मेथड काम में लेंगे वो मेथड नंबर 2 आप काम में लेंगे। आई एक एग्जांपल से हम जरा इसकी कैलकुलेशन को भी समझते हैं। लिखें एग्जांपल। टोटल इनकर्ड, ये आपको दे रखा है 85,000। यानी आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में जो खर्चा इनकर्ड कर दिया है वो आपको दे रखा है 85,000। एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर, estimated further expenditure to complete the contract।
इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में जो और खर्चा आपका होने वाला है वो आपको दे रखा है 17,000। 17,000 रुपए आप खर्च करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे रखी है 153। वर्क सर्टिफाइड 1,00,000। वर्क अनसर्टिफाइड 8,500। और कैश रिसीव्ड जो लास्ट टर्म आपको दी हुई है, कैश रिसीव्ड कैश रिसीव्ड आपको दे रखा है 81,600। अप्लाई different methods, apply different methods to calculate amount transferred to लिख लीजिए, ये लीजिए यहाँ, ये आपका एग्जाम्पल है। यहां मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि मुझे फ्यूचर की उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की कॉस्ट दी हुई है। तो इसका मतलब मैं यहां पर ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर क्या टोटल कॉस्ट लगेगी। तो इसलिए हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट के केस पर चले जाएंगे। पहले देख लीजिए, यहां तक लिख लिया आपने। चलिए अब बिल्कुल धीरे धीरे हम वर्क करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझना। सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेता हूं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से मैं करंट ईयर का एक नोशनल प्रॉफिट निकाल लूंगा। हालांकि देखिए क्वेश्चन छोटा सा है तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकता हूं, बट हम इसको प्रॉपर प्रोसेस से करेंगे ताकि बड़े और छोटे क्वेश्चन में आपके पास प्रोसेस सिमिलर रहे। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले मुझे बताइए आपने कितना काम कंप्लीट करने की कॉस्ट दे रखी है। तो 2 एक्सपेंडिचर इनकर्ड। करंट पीरियड में हमने 85,000 का क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया है।
इधर आ गया बाय WIP, वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आपको दे रखी है 1 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड ये आपको वैल्यू दे रखी है 8500। वर्क सर्टिफाइड 1 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड आपको दे रखा है 8500। टू नोशनल प्रॉफिट, ये लीजिए 1 लाख प्लस 8500 माइनस 85,000, 23,500 मेरे पास नोशनल प्रॉफिट आ गया। मेरे पास नोशनल प्रॉफिट आ गया 23,500। चलिए अब अपन बना लेते हैं एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और उससे मैं निकाल लेता हूं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड तो देखिएगा मैंने आपको क्या बोला, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में जो खर्चा हो गया प्लस जो होने वाला है वो जुड़ के आता है। टू कॉस्ट इनकर्ड, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर 85,000 का खर्चा तो कर दिया है, तो वो तो मैंने टू कॉस्ट इनकर्ड लिख दिया। और येट टू बी इनकर्ड है 17,000। तो जब ये 17,000 रुपए लगा दूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगी। तो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 1,53,000। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही मैं 17,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाऊंगा, तो उस वजह से अब मेरे पास मुझे पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो जाएगी। और अब मेरे पास जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वन 153 में से माइनस कर दो 85 और माइनस कर दो 17,000, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया आपका 51,000। ये लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। अब बात तो ये है ना कि मैं तो बना तो करंट ईयर के अकाउंट्स रहा हूं, तो अब मुझे करंट ईयर के अकाउंट्स में से पीएनडल में कितना जाना है ये निकालना है। बहुत ध्यान से समझना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही हमें समझनी है, अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनडल। तो पीएनडल कौन सा ईयर का बना रहा हूं? पीएनडल तो करंट ईयर का बनाऊंगा। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट तो केवल इस प्रॉफिट को निकालने के लिए बनाया गया, जिससे मुझे यह पता लगेगा कि अब गाइडलाइन कौन सी फॉलो करनी है। आइएगा, आप ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 1, लीजिए अगर मैं मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहा हूं
तो मेथड नंबर 1 अगर मैं फॉलो करता हूं तो बताइए, मेरे पास जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला था मेथड नंबर 1 में वो क्या था, आइए ऊपर देखते हैं अपन। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो लीजिए, amount transferred to profit and loss account is equal to estimated profit 51,000 into वर्क सर्टिफाइड 1 लाख डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 153। तो 51,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 153, तो ये आ गया 33,333। सो अब देखिएगा WIP रिजर्व तो कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर समस्या क्या हो गई, आपके पास नोशनल प्रॉफिट ही 23,500 है। अब ये थोड़ा सा एक्चुअली में इसमें सारे मेथड लग नहीं सकते थे। अब आप देखिए 23,500 में से आप इतना ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते हो। 33,333 का अमाउंट हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, बट आप मेथड को समझ रहे हैं, तो टू WIP रिजर्व आपका आ गया 0, निल, नेगेटिव जाएगा नहीं तो निल हो गया। तो बेसिकली अमाउंट ट्रांसफर टू P&L आ रहा है 33,333, जबकि आपके पास नोशनल प्रॉफिट 23,500 है। तो हम पूरा का पूरा जो 23,500 है वो कहां कर देंगे, P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में वो आपको मेथड बताएगा कि किस मेथड से आपको करना चाहिए, ताकि आप नोशनल प्रॉफिट में से P&L का अमाउंट निकाल सकें और WIP रिजर्व का अमाउंट निकाल सकें। अभी तो मैंने यहां पर चूंकि आपको बोला कि आप डिफरेंट मेथड लगाइए, तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो P&L में ट्रांसफर होने वाला अमाउंट है वो नोशनल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। लेकिन आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, बस सबसे पहले मैंने जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला उसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उस फॉर्मूले से अमाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L निकलेगा। फिर WIP रिजर्व निकालने के लिए नोशनल प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा अमाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L। क्लियर है बिल्कुल? तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में तो हर पॉइंट में आपके पास रिजर्व निल आएगा। रीजन क्योंकि सारे ही मेथड्स में आपका ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है बहुत ज्यादा है। तो लेकिन अब आपको एक मेथड समझ में आना चाहिए, हम अप्लाई किस तरह से कर रहे हैं बस। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को तो यहीं तक लूंगा, आपको तरीका समझ आ गया। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे और नोशनल प्रॉफिट निकालोगे, फिर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे और एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालोगे, फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पर ये निकालोगे कि अमाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L कितना है, और फिर रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो आप WIP रिजर्व की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ध्यान रखना WIP वैल्यू उसी तरह से निकलेगी, नोशनल प्रॉफिट माइनस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L।
थोड़ा सा इसमें तो मेरा डेटा गलत हो गया, तो आपके आंसर नेगेटिव आ रहे हैं, बट एक्चुअली में आपके पास जब क्वेश्चन होंगे तो वो एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा और आपका पीएनडल का अमाउंट भी आ जाएगा और डब्ल्यूआईपी रिजर्व का भी आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? तो हम कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलना है और फिर उसके बेसिस पर हम कैसे अपना पीएनडल का अमाउंट और डब्ल्यूआईपी रिजर्व का अमाउंट निकालेंगे।